नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं आज की राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का कोई मतलब रह गया है क्या। और ऐसे में अगर पॉलिटिक्स इस नैरेटिव के सहारे साधने की कोशिश अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है तो क्या इस बात से जनता बेखबर है क्या। आज हम इन्हीं सवालों पर आज से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार तेजस्वी यादव ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है और ये मानते हुए कि ठीक है हम भ्रष्ट हैं, हम परिवारवाद के तहत हम राजनीति में हैं, लेकिन सामने वाला कौन है। तो पहले ज़रा ये सुनिए कि तेजस्वी यादव ने का अंदाज क्या है और किस अंदाज में वो भ्रष्टाचारी और परिवारवाद को प्रभावित कर रहे हैं। तब पहले इनकी बात सुनिए, क्योंकि राजनीति में अमूमन इस तरह की बयानबाजी नहीं होती है। छायावादी तरीके से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब राजनीति बदल चुकी है और राजनीति का मिजाज भी बदल चुका है और राजनीति में जो लोग आ रहे हैं उनकी शैली भी बदल चुकी है, क्योंकि मोदी बार बार इन सवालों को वो उठाते रहते हैं। जिस दिन विपक्ष की बैठक थी उस दिन भी मोदी ने कुछ इसी अंदाज में कटाक्ष किया था कि भाई वहाँ तो भ्रष्टाचारियों का जमात है, वहाँ तो परिवारवाद का जमात है, वहाँ जो लोग जुटे हुए हैं वो अदालत और जेल से बाहर हुए लोग जुटे हुए हैं। कुछ इसी तरीके का बयान वो दिए थे। अमेरिका से जब लौटे तो मध्य प्रदेश के में उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वेब कैम से संबोधित कर रहे थे, उसमें तो उन्होंने एक एक परिवारवाद के एक एक लोगों का उदाहरण गिना दिया कि एनसीपी का वोट देने का मतलब शरद पवार को वोट देना 7,000 करोड़ का घोटालाबाज है। हर किसी का नाम उन्होंने लिया कि उनके वोट देने का मतलब आप देश को नहीं एक व्यक्ति और परिवार को वोट देंगे। याद ही होगा कि मोदी जी किस अंदाज में बोले थे और ठीक उसके 72 घंटे के अंदर में महाराष्ट्र में क्या हुआ वो भी सब आप देख रहे हैं। लेकिन ज़रा सुनिए तेजस्वी किस अंदाज में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बात रखा है और शुरुआत किस व्यक्ति के नाम से किया है, तो ये भी सुनिए। चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं वो क्या है, अजीत पवार, गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे वो सब लोग फोटो में है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में है। वो लोग क्या हैं, क्या थे भाई, पहले क्या थे। अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हो, कौन है भाई, उनके पिता जेल में थे ना। अब वो भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया, अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को। पशुनाथ अपने पारस जी, चिराग पासवान, ये परिवारवाद नहीं है। किस बात के बारे में बात है। अरे तो ये देखिए इनकी राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब देख। हम तो काम की बात कर रहे हैं ना। अरे आप बताओ ना आपने देश के लिए क्या किया। मणिपुर में तो क्या हालात हो, उसी हिसाब से पूरे देश का जो हालात है, घोषित इमरजेंसी लागू है। सारी संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के जितना इंस्टीट्यूशन है सबको बर्बाद कर दिया गया। सब चीज़ प्राइवेटाइज किया जा रहा, तो घोटाला नहीं हो रहा है क्या। तो आपने सुना। और चिराग का नाम लेना समझने की यही जरूरत है। चिराग और पारस का नाम लेना मतलब संदेश साफ है कि आने वाले समय में अगर चिराग परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लेकर अगर कुछ बात वो बोलते हैं तो फिर अब तेजस्वी की तरफ से भी हमले को तैयार नहीं है। अब तक वो नीतीश कुमार को लेकर हमलावर थे तो लग रहा था जैसे फ्रेंडली चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब ये तय हो गया कि चिराग पासवान की अब एंट्री यहाँ बंद है। लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि भाई एनडीए नहीं तो लालू यादव जगह दे सकते हैं, लेकिन इस बयान के बाद ये तय हो गया कि ये एंट्री इनकी बंद हो गई। तेजस्वी के इस बयान का एक मतलब ये भी है और दूसरा मतलब ये भी है कि मोदी अगर इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं
परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर, तो हर एक ऐसे व्यक्ति पर हम टारगेट करेंगे जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चेहरे हैं। अजीत पवार कौन है? अजीत पवार कौन है? वो किसी परिवारवाद से नहीं आते हैं। चिराग अजीत पवार का एक कुंडा के बारे में बताया कि भाई रेप के मामले में वो जेल जा चुका है, वो भी माला पहनाने में थे उनके साथ। दुष्यंत चौटाला का भी उन्होंने नाम लिया कि उसके पिताजी जेल रहे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, वो बेटा वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के तो नहीं है। ऐसे में जो एक राजनीति चली आ रही थी इस देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर, वो राजनीति आगे इस तरीके से बढ़ पाएगी क्या? क्योंकि देखिए इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर 2 बड़े आंदोलन हुए और दो बार नैरेटिव सेट हुआ और सरकार बदल गई। बोफोर्स तोप का मसला देखिए, बीपी सिंह ने इस मसले को उठाया और राजीव गांधी जो कांग्रेस पार्टी आज तक जितनी सीटें नहीं जीत पाए उससे काफ़ी ज़्यादा सीट वो जीते, 400 प्लस सीट जीते इंदिरा गांधी के हत्या के बाद 84 में। लेकिन 89 के चुनाव में वो हार गए। बीपी सिंह ने उनको पटकनी दे दी, एक सिर्फ बोफोर्स घोटाले के मामले में उनका नाम आने पर। और दूसरी बार अन्ना आंदोलन, और अन्ना आंदोलन ने ऐसा समा बांधा भ्रष्टाचार को लेकर कि कांग्रेस को रसातल में मिला दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस का ये हश्र हो जाएगा, वो हश्र कांग्रेस का हो गया। और आज कांग्रेस जहां खड़ी है और जहां वो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रही है उसमें सबसे बड़ा कोई बाधक रहा तो वो अन्ना आंदोलन रहा। अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी। अभी तक होश नहीं हुआ है कांग्रेस को। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस को जान फूंकने में भले कामयाब हुए हैं और उसके बाद 2-3 राज्यों में वो सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी। तो इस देश ने भ्रष्टाचार के 2 मसले पर सरकार को बदलते हुए देखा है। परिवारवाद को लेकर कई बार इस तरीके के पॉलिटिकल नैरेटिव बने हैं जिसमें हार का सामना करना पड़ा और उसमें राबड़ी और लालू यादव का भी वो दौर शामिल था। लेकिन आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई जिस तरीके से परिवारवाद और भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं, तो फिर इसमें शुचिता की बात का गुंजाइश कहाँ होता है? और अगर शुचिता की बात की गुंजाइश नहीं है तो फिर आपके भाषण का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि इस देश की जनता इन बातों को समझ नहीं पा रही है? या फिर आपको लगता है कि इस देश की जनता बेवकूफ़ है? या फिर आपको ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं लोग हम पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है कि हमारी हर झूठ को वो सत्य मान लेगा? यही 3 चीज़ें आ सकती है ना। और यही 3 चीज़ें अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं परिवारवाद के बारे में भी और भ्रष्टाचार के बारे में भी। तो आज तेजस्वी ने जिस अंदाज में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर हमला बोला है, जदयू तो बोल ही रहा था। जदयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि चार्जशीट कब हो रहा है, कब छापेमारी हुई थी। अब तो तेजस्वी के साथ भ्रष्टाचार के मसले पर तो पूरी तौर पर खड़े। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मसले पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई छापेमारी कर रही है, एक भी बीजेपी का नेता का नाम हमारे जहन में तो नहीं है, न किसी के जहन में है। एक भी बीजेपी के नेता के यहाँ आज तक छापेमारी नहीं हुई। और जिसके यहाँ छापेमारी हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके जो गिरफ्तार हुए, आज वो ऐसे तमाम लोग आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो फिर भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के सहारे जिस नैरेटिव को मोदी साधना चाहते हैं, उस नैरेटिव की हवा इन तमाम चेहरों की वजह से तो नहीं बिगड़ जाएगी। अजीत पवार, चिराग पासवान, पशुपति पारस, प्रिंस, एक नाम है रविशंकर प्रसाद, ये दर्जनों नाम है, नितिन नवीन,
संजीव चौरसिया, बिहार में ही देखिए ना, परिवारवाद की अगर बात कीजिए तो आर के सिन्हा का बेटा आजकल ऋतुराज पूरा फॉर्म में है, क्या है वो? परिवारवाद ही है। जो किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ था कि सीपी ठाकुर राज्यसभा सदस्य थे और जब वो उनका सदस्यता का समय खत्म हुआ तो बेटा विवेक ठाकुर को बना दिया गया। तो ऐसे में आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर जो आप नैरेटिव बनाना चाहते हैं, वो नैरेटिव कैसे फिट बैठेगा? और अगर ये नैरेटिव फेल हुआ तो फिर आपके पास वही है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अब कुछ दिनों से ईसाई भी इस टारगेट में आ गया है, बौद्ध भी टारगेट में है, सिख भी टारगेट में है। यही सब इसी नैरेटिव के तहत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब से जो इतर बड़ी बात है, जिन बातों को समझने की जरूरत है, टीम मोदी और संघ के पास कहने के लिए भले ही वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर दिखावा कर रहे हैं, वो इनका मुखौटा है कि आज की राजनीति में हम इस तरीके से संवाद रखेंगे पब्लिक के बीच, लेकिन छुपा हुआ एजेंडा कुछ और है, जिस एजेंडे पर वो 24 घंटे काम करते हैं। अब देखना ये है कि जो छुपा हुआ एजेंडा है वो एजेंडा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आड़ में कितनी दूर तक चलती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि छुपा हुआ एजेंडा तभी सफल होगा जब उनका दिखाया हुआ जो एजेंडा है परिवारवाद और भ्रष्टाचार का, उस एजेंडे में विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया जिसको कहा गया है, वो कमज़ोर पड़ जाए, तभी उनका छुपा हुआ एजेंडा सामने आएगा। ये चीज़ें कई राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद ये दिखने लगा है और इस बात को मोदी भी समझ रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो महत्वपूर्ण सवाल है कि एक ऐसा व्यक्ति विपक्ष के साथ खड़ा है, नीतीश कुमार जैसा चेहरा, जिन पर न आप परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं न भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं। इसलिए समस्या नीतीश है। तो बेंगलुरु से लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश पर जो हमला हो रहा है, उसके पीछे भी वजह यही है कि अगर विपक्ष नीतीश के चेहरे को लेकर आगे बढ़ती है तो फिर मोदी के पास वो कौन सा नैरेटिव होगा जिस नैरेटिव के सहारे विपक्ष को वो साधेगा। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी का ये हमला दिखा रहा है कि आने वाले समय में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर जब कभी सवाल खड़े होंगे, ऐसे तमाम चेहरा, जीतन राम मांझी क्या है, तमाम ऐसे चेहरे की तस्वीर आपकी सड़कों पर दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आज इतना ही सियासी संग्राम में। कल फिर हमारे किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।